नमस्कार प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। मैं इंजीनियर कुमार शुक्ला आज आप लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाऊंगा। मैंने सुबह नोट्स तैयार की है। यह नोट्स आपके लिए अत्यंत लाभकारी है और उपयोगी भी। यहाँ पे कक्षा 9 एवं कक्षा 10 तथा कक्षा 11 एवं कक्षा 12 सभी कक्षा के छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक देखेंगे। कक्षा 9 के जो छात्र हैं वो आदिकाल और भक्तिकाल पर विशेष महत्व देंगे, क्योंकि उनके पाठ्यक्रम के अनुसार आदिकाल और भक्तिकाल है। और कक्षा 10 के भैया बहन जो हैं वो रीतिकाल एवं आधुनिक काल देखेंगे, क्योंकि उनके पाठ्यक्रम के अनुसार वार्षिक परीक्षा पाठ्यक्रम के अनुसार रीतिकाल और आधुनिक काल है, जो हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत आएगा। एवं कक्षा 11-12 के भैया बहन समस्त कालों को ध्यानपूर्वक देखेंगे और पढ़ेंगे। आइए पहले इसको जान लेते हैं हम। कालखंड जो विभाजन है उसका सन नीचे दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल को 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक, उसके बाद भक्तिकाल को 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक, रीतकाल को 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी का, और आधुनिक काल को 1843 ईस्वी से आज तक या अब तक। पहले यह कालखंड 3 भागों में विभाजित था: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। मध्यकाल को ही कुछ विद्वानों ने 2 भागों में विभाजित किया: पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को ही भक्तिकाल कहते हैं और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहते हैं। इस प्रकार से यह हमारे हिंदी साहित्य में जो कालखंड हैं वो 4 कालखंड में विभाजित हुआ। अब हर काल को अलग अलग नामों से जाना जाता है, और नाम किस विद्वान ने आदिकाल को कौन से नाम से पुकारा है या किस नाम से संज्ञा दी है, कौन सी संज्ञा दी है, इसके बारे में यहाँ पे नीचे लिखा गया है। चारण काल डॉक्टर जॉर्ज गिरसन और डॉक्टर रामकुमार वर्मा दोनों ने माना है। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नामकरण किया है। संधिकाल का नामकरण डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। बीजोपन काल का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। आरंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा है। मिश्र बंधु गणेश, श्याम, सुखदेव। मिश्र बंधु ये 3 भाई थे: गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये जगह नहीं है इसलिए संक्षिप्त में लिखा गया है। और सिद्ध सामंत काल का नामकरण राहुल साकृत्यायन ने किया है। उसके बाद आता है हमारा भक्तिकाल, जिसका समय सीमा है 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। इसको 2 धाराओं में विभाजित करते हैं: सगुण धारा और निर्गुण धारा। फिर ये धाराएं 2 भागों में विभाजित होती हैं: राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में। फिर निर्गुण धारा भी 2 भागों में विभाजित होती है: ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। और निर्गुण में जो ज्ञानाश्रय शाखा है उसके प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं और प्रेमाश्रय शाखा के मलिक मोहम्मद जायसी हैं। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय हिंदी साहित्य का चरमोत्कर्ष था। उसके बाद आते हैं रीतकाल। रीतकाल को 3 भागों में विभाजित करते हैं: रीतिबद्ध, रीतमुक्त और रीतसिद्ध, जिसके प्रमुख कवि हैं रीतबद्ध के केशवदास, रीतमुक्त के गणानंद, रीतसिद्ध के बिहारी दास। अलंकृत काल, इसका नामकरण किया है मिश्र बंधु ने। श्रृंगार काल, इसका नामकरण किया आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने। रीतकाल को भी इन नामों से भी जाना जाता है। उसके बाद आधुनिक काल, आप देख रहे हैं कि यहाँ ब्रैकेट में गद्य लिखा हुआ है, तो ये इसको गद्य काल भी कहते हैं, क्योंकि इस युग में गद्य का विकास हुआ। भारतेंद्र जी के द्वारा प्रारंभ किया गया, इसलिए जब कालखंडों में विभाजित होता है तो सर्वप्रथम भारतेंद्र युग आता है, जिसका समय है 1850 से 1900 ईस्वी तक। फिर द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक। फिर छायावाद युग 1918 से 1936 तक। और छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं: जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और महादेवी वर्मा जी। छायावाद को प्रसाद युग भी कहते हैं और शुक्ल युग भी कहते हैं। उसके बाद आता है छायावाद उत्तर युग, जो 1936 से शुरुआत होती है और आज वर्तमान तक है। फिर भी इसमें इसको प्रसादोत्तर और शुक्लोत्तर भी कहते हैं। फिर आगे चल के 1936 में प्रगतिवाद युग की शुरुआत होती है और यहाँ प्रगतिशील संघ लेखक की स्थापना भी होती है, जिसके अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ये लखनऊ में स्थापित किया गया था। उसके बाद प्रयोगवाद युग 1943 में प्रथम तार्थ सप्तक अज्ञे जी द्वारा बनाया गया, लिखा गया। उसमें 7 कवियों का वर्णन है और इसको नकेनवाद और प्रपत्ति
सत्यवाद भी कहते हैं। नई कविता का युग 1951 ईस्वी से द्वितीय तार सप्तक से प्रारंभ होता है और फिर तीसरा तार सप्तक 1959 में और चौथा तार सप्तक 1979 ईस्वी में होता है। इसके नीचे कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं जो आप लोगों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। ये प्रश्न हैं। उसके बाद 2-3 दिन बाद मैं पुनः आपको कालखंडों के प्रमुख प्रवृत्तियाँ, उसमें प्रमुख लेखक और उनकी प्रमुख रचनाओं का वर्णन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।